Today we have with us Mr. M.R. Venkatesh. He is an advocate, he is a chartered accountant, and an author also. Mr. Venkatesh has written several books, among which Sensex and Sentiment was widely read, and also Dr. Manmohan Singh, A Decade of Decay. Now, Mr. Venkatesh comes up with his new book, and we'll talk about his new book, that is Retaining Balance the Eternal Way. So, what is this new book all about? How do you retain balance in an eternal way? New book is about a oldest thing, which is when man got converted from an animal into a civilized man. Right. I trace the history to see that जो कुछ भी संस्था बनी वो कौन सी ऐसी संस्था थी जो हमको जानवर से आदमी के रूप में बदला दिया. एंड इन माय व्यू वो फैमिली है. फैमिली ही एक जानवर को आदमी बनाता है, और फैमिली यही करता है कि एक आदमी के लिए एक लड़की और एक लड़की के लिए एक आदमी. जब ये तय हो जाता है शारीरिक रूप से, जब एक आदमी 4, 5, 10 महिलाओं के बीच में नहीं पड़ता है, जैसे कि एक शेर है या कोई कुत्ता है, कोई भाग है, वो जंगल में यही करता है. द अल्फा मेल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अल्फा मेल बोलते हैं जी, जो सब लड़कियों को कब्जा करके लग लेता है, तो उसी को जानवर का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसे अगर हम उबर कर हम ये बोलें कि हम मनुष्य हैं, हमें एक विनम्रता है, सभ्य है, हम एक कलाचार में आते हैं. एक कलाचार क्या चीज है, तो हम इस पे हम ये ढूंढते हैं कि फैमिली लाइफ जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसको अगर आप कहीं भी हिला दोगे तो आपका जो इकोनॉमिक ढांचा है, वित्तीय ढांचा जो आप बनाते हैं, वो भी हिल जाएगा. तो बुक का यही सबसे बड़ा एक संदेश है कि प्लीज प्रोटेक्ट फैमिली सो दैट फैमिली विल प्रोटेक्ट यू एंड बोथ ऑफ यू विल प्रोटेक्ट द इकोनॉमी. हाँ सर, तो ये जो बुक आपने लिखा है, आफ्टर राइटिंग लाइक अबाउट मार्केट, आफ्टर राइटिंग अबाउट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये बुक लिखने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दिस बुक? अच्छा, ये मैं 2-4 लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ. एक तो है श्री बजाज जी का जो लेख था, अयोध्या का एक बुक उन्होंने सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज में उन्होंने इसका एडिटोरियल लिखा था. 1993 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बाद जो कांड हुआ था, उसके बाद यहाँ में चेन्नई में बहुत सारे लोग का एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स आयोजन हुआ था. उस लेक्चर को एक बुक के रूप में सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज ने लाया था. उसका जो एडिटोरियल फॉरवर्ड है वो 40-50 पन्ने का है. पढ़ने आज भी वो अद्भुत इंस्पिरेशन मुझे देती है. कभी भी मैं थोड़ा डाउन हो जाता हूँ, उसको पढ़ लेता हूँ कि इंस्पिरेशन वहीं से आता है. ऑफ कोर्स मेरे गुरुजी हैं श्री गुरुमूर्ति जी, जो इंडिया के सबसे जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट से गिने जाते हैं. सुब्रमण्यम स्वामी जी से मुलाकात बहुत बार हुई थी इस किताब के संदर्भ में, उन्होंने बहुत सारे आइडिया दिए थे, तो सबको लेकर. बट द मेन थिंग अगर हम देखते हैं कि जो राइट विंग का एक इकोनॉमिक ढांचा, एक ब्लूप्रिंट आज तक तैयार नहीं हुआ है. जितना भी हमारे देश में है, वामपंथियों का ही जितना भी आगे पीछे किया जाता है, आज तक मोदी जी भी जो चला रहे हैं, उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, वो लेफ्टिस्ट आइडियाज का आगे पीछे किया है. वी हैव नॉट ब्रोकन अवे फ्रॉम लेफ्टिस्ट आइडियाज इनटू अ न्यू पैराडाइम. रिफॉर्म्स भी हुई. हमने चैप्टर 8 में लिखा है कि वी डोंट नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वी नीड रिफॉर्म्स इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या चीज है, उस पर हम गौर करें. तो इंस्पिरेशन ये भी है कि अभी तक हमने एक बड़ा राइट विंग इकोनॉमिक आइडिया आपके सामने नहीं रखा है, आप मैंने जनरल पब्लिक के सामने. सो आई थॉट आई शुड डू इट. तो दिस इज वन इंस्पिरेशन आल्सो. ओके, तो सर आप ये फैमिली से लेके इसको इकोनॉमी से कैसे कनेक्ट करते हैं? फ्रॉम एन इंडिविजुअल
to a family, to economy, to nation? How do you connect it? How do you connect the dots? See, it is not dots are connected, it is integrated. आपको देखना पड़ेगा सर, आप अगर जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कोई भी, एक किसान अपने खेती बाड़ी कर रहा हो, एक ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो चला रहा हो, या कोई प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कितने भी बड़े पोस्ट में हो, उस सब चीज में उनका फैमिली का हाथ बड़ा होता है। माँ आपको बड़ा करती है, पिताजी आपके लिए करते हैं, फिर आप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो ये जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति हम बोलते हैं, हम तमिलनाडु में इसको बड़े गर्व से करते हैं कि तमिल कलाचारम। इसका क्या मतलब है? तमिल कलाचारम का क्या मतलब है? ये कलाचार का क्या मतलब है? हम बोलते हैं ओरुवन को ओरुति, यानी कि एक आदमी के लिए एक महिला। और इसका प्रतीक जो है भगवान श्री रामचंद्र मूर्ति जी है। हमारा अगर सिविलाइजेशन, अगर आप बताते हैं कि चीन से हम कितने दूर से अलग हैं, अमेरिका से हम कितने अलग हैं, तो यहां में राम है और राम को हमने पूजनीय बनाया है। अगर राम नहीं होते तो हम भी ग्रीक जैसे होते, जापानीज जैसे होते, चाहे चीन जैसे होते। हमारे और दूसरे में एक बड़ा अंतर है कलाचार रीति में। और आप तो अपने किताब में बात करते हैं कि राम राज्य, मोर ऑफ राज्य एंड लेस ऑफ राम। यस, हाँ, राम राज्य में राम का काम बहुत कम होता है। हम ये आपने सही प्रश्न उठाया है। जब राम राज्य होती है, हम जब कंब रामायण या किसी भी रामायण में देखते हैं, 11,000 वर्ष की राम राज्य होती है। उसमें सब अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। और आज भी मेरा मानना है कि आज भी सरासर एक आदमी जो भारतीय है वो अपना कर्तव्य खूबी से निभाता है। लेकिन जब उसको भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसके साथ जूझना पड़ता है, तो पैदाइशी हक मूलाधिकार की बात करता है। ये बड़ी विडंबना है, हमारे बीच में एक विडंबना है। इस विडंबना को मैंने बताया कि शायद हम ऐसी एक देश हैं जिसका 2 नाम है, इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे बीच में एक भारतीय भी है, एक इंडियन भी है। और भारतीय आपस, जब मैं मार्केट जाता हूं, जब मैं किसी के साथ बैठता हूं, उड़ता हूं, तब भारतीय संस्कृति के साथ मैं आप लोगों के साथ बात कर सकता हूं, व्यवहार कर सकता हूं। वाणिज्य में हमारी जो वाणिज्य की मूलतः कारण है वो भारतीयता है। लेकिन अगर उसमें कानून जब भी आ जाता है, तब हम बोलते हैं ये मेरा पैदाइशी हक है, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं जी। तो ये जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने जो बनाया, बढ़िया बनाया। 48, 49, 50 के 2-3 सालों में हमने जो बनाया है, उस जमाने में अंबेडकर के जी के नेतृत्व में हमने जो बनाया, बढ़िया बनाया है। लेकिन जो बनाया है वो क्रिश्चियन थियोलॉजी के माध्यम उसको नजरअंदर रखते हुए हमने बनाया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी, not on Hindu philosophy. Hindu philosophy is based on कर्मण्यवादी कार्यस्य जी। हम ड्यूटी पर ध्यान देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हक पर और हमारी पैदाइशी हक पर जोर देता है। सो इंडियन होने के नाते हम हक पर जोर देते हैं, भारतीय होने के नाते हम ड्यूटी पर जोर देते हैं। यही एक विडंबना है। नहीं तो आपने जैसा कहा कि मोर ऑफ राज्य एंड लेस ऑफ राम, तो उसको क्या मोदी गवर्नमेंट से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं? जैसा वो कहते हैं मोर गवर्नेंस, देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस या नॉट इंटरफेयरिंग गवर्नमेंट। बोला था उन्होंने बहुत बार कि हम स्मॉल गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस या लार्जर गवर्नेंस, कुछ ऐसे उन्होंने एक स्लोगन भी बनाई थी, स्मॉल गवर्नमेंट लार्ज गवर्नेंस, ऐसा कुछ उन्होंने बनाया था। लेकिन अभी तक तो उन्होंने ऐसा कहीं इसका नमूना पेश नहीं किया। अभी बोलना भी बंद कर दिया है। वास्तव में 2-4 साल में उन्होंने इसका जिक्र भी करना बंद कर दिया है। ये इनकी ही नहीं, रीगन भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 80 से लेकर 88 तक, 2 बार उनको प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने भी यही कहा
कि हम राज्य जब भी ये देखते हैं कि कोई कहता है कि हम सरकार से हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं, तो हमको बहुत डर लगता है। उन्होंने ये बहुत खूबी से बोला था और ये वादा करके आया कि हम राज्य का जो ये सब योजना है, ये योजना वो योजना, ये सब अधिकारियों की भोजना के लिए बंदोबस्त की जाती है, ये हम खुलेआम हम इसको बंद कर देंगे। लेकिन 80 में जब आए थे और 88 में जब गए, तब तक सरकार को उन्होंने और फुला दिया। तो ये जो पीड़ा है और ये जो और एक कीड़ा भी है कि जो कोई भी कहता है कि हम सरकार को हम कम करेंगे, वो अंत में उसको बड़ा करके ही जाता है। तो मोदी भी उसी पीड़ा पे और कीड़ा पे वो उनकी ग्रस्त हो गए। मतलब कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस एक जुमला बन के रह गया है, जो कि हमेशा गवर्नमेंट यूज करती ये रहती है। जुमला नहीं है, ये जुमला नहीं है, वास्तव में हो ही नहीं सकता। अच्छा। जो जिस ढांचे से आपने बनाया है सरकार और आज हमारी जो ढांचा है, अनलेस वी रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो हो, जो पहले से हम हिंदू संस्कृति पे हम लिखें कि ड्यूटी बेस्ड हो, अगर आप राइट बेस्ड हैं। 2-3 दिन की बात है, मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीश ने कहा कि हमें ऐसे आदमी जो इतना आलसी है, ना कुछ करना चाहता है, ना कुछ करने की क्षमता भी रखता है, उसकी 3 दफा उसको भोजन और सर के ऊपर छत देने की सरकार की एक दायित्व बनती है। अगर सरकार दायित्व ये लेते है कि हर कोई आलसी बन जाए, उसके लिए हम खाना पीना घर सब दे दें, तो जो काम करता है उस पर टैक्स बढ़ती है और इस टैक्स के कारण के माध्यम से हम जो काम करते हैं उनके पैसा लेके जो काम नहीं करते हैं उनको देते हैं। माने कि ये नहीं करता हूं कि जो वेलफेयर स्कीम के जो चाहने वाले हैं वो आलसी हैं या उसके लायक नहीं है। कहने का एक है कि हम जो काम करते हैं उन्हीं पर टैक्स लगाते हैं और जो माध्यम है, सरकार की जो माध्यम है, सबसे वो प्रोडक्टिव मैकेनिज्म नहीं रखती है और इसमें इतनी लीकेजेस, इतनी घोटाले सब चलती है। तो जब आदमी के पास जो जिसके पास जाना चाहिए और जिसके पास जा रही है पैसा, सबको मालूम है 1 रुपया में शायद 10 पैसा जाती है या 16 पैसे जाती है। आंकड़े पे शायद विवाद हो सकती है, लेकिन तथ्य पर तो कोई इस पे डिबेट ही नहीं करता है। लेकिन ऐसा सर क्यों हो रहा है? लेकिन सर गवर्नमेंट तो सीमा तान के कहती है कि हमने सारे जितने भी फिल्टरेजेस थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सारे जो बिचौलिए थे उनको हमने दूर कर दिया है। नाउ देयर इज नो मिडिल मैन। डायरेक्ट जो भी सरकार से पूरा 100 पैसा 1 रुपया निकलता है तो 1 रुपया का 1 रुपया आपके अकाउंट में आता है डायरेक्ट। हाँ, वेलफेयर स्कीम में तो प्रोग्रेस हुई है, बट वेलफेयर इज इट इकोनॉमिक्स? आपको अगर हम रोज 5 रुपया देते आए और बोले कि सीधा आपको 5 रुपया पहुंच रहा है, कोई मिडिलमैन नहीं है, और आप रोज हम आपको भिखारी की तरफ आपको रख के आपको 5 रुपया देते आए, तो ये क्या प्रोग्रेस है? ये देश की एक प्रोग्रेस है क्या? आप आपके बलबूते पे खड़े नहीं होना, आपको खड़े होना नहीं चाहिए? आपको आत्मनिर्भर, हर राष्ट्र आत्मनिर्भर जब होती है, जब हर एक भारतीय आत्मनिर्भर होता है, क्या हम उसके ओर कदम रख रहे हैं? यही मेरा प्रश्न है। सर आपने स्टार्टिंग ये बात को लेके कहा कि ऑलवेज वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बट वी नीड रिफॉर्म्स इन इकोनॉमिक्स इटसेल्फ। सो वो कौन से रिफॉर्म्स हैं जो इकोनॉमिक्स में लाना चाहिए? फैमिली को इकोनॉमिक्स में लाना चाहता हूँ, कलाचार को इकोनॉमिक्स में लाना चाहता हूँ। जी। जैसे कि आज मैथमेटिक्स इतना घुस गया है इकोनॉमिक्स में, सबकी मॉडलिंग की जरूरत है, सबकी आंकड़े की जरूरत है। जैसे कि आपने पूछा कि सर फैमिली और इकोनॉमिक्स दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए, मैं बोलता हूं दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसको जोड़ने के और मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो इस तरह का हेड्स है और दूसरे तरह का टेल्स है। ऐसी अगर कोई लिखता है, कोई अगर हमको ये बताता है कि सर इकोनॉमिक्स कहीं दूर की दूर, फैमिली दूर की दूर, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सो आपके विचार से व्हाट आर द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? सर आज भी मैं मानता हूं कि
फैमिली, कलाचार, सिविलाइजेशनल वैल्यूज हमें आज भी एक देश के नाते रखा हुआ है। शायद आप यूपी के हैं या बिहार के हैं, मैं तमिलनाडु का हूँ। शायद बनारस यहाँ से में रामचंद्र, आप बनारस से, वाह। तो हम यहाँ में, मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र है, मेरे इतने दोस्त, रामनाथन है, आप देखेंगे शिवराम कृष्णन है, कितने राम के नाम यहाँ है। आप और हम में भाषा का अंतर है, कलाचार का अंतर है, बहुत सारी चीजों में अंतर है, लेकिन एक चीज में हम सब जुड़ जाते हैं, जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज जो हम बोलते हैं, भारतीय सभ्यता, और इसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, और इसी से आप और हम आज भी एक राष्ट्र के नाम से जुड़े हुए हैं। और अगर इसको हम आगे ले जाए, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स दोनों को अगर हम इसी तथ्य पर, यानी कि ड्यूटीज हो, फैमिली वैल्यूज हो, और फैमिली वैल्यूज के माध्यम में एक बड़ा एक रिसर्च भी इस बुक में लाया हूं, कि आज भी अगर आप देखें 105 मेल बच्चे जन्मते हैं, जितने की 100 महिला बच्चे, यानी कि 105 के लिए 100। तो जब बड़े हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं, आपको हर एक महिला के लिए एक आदमी और हर एक आदमी के लिए एक महिला, यही नेचर का एक व्यवस्था है। अगर आप एक आदमी 4-4, 5-5 महिला ले जाएगा शादी के लिए, तो 4 आदमी के पास महिला ही नहीं रहेंगे शादी करने के लिए। और वही जो 4 आदमी लोग हैं, जो मेरे हिसाब से, रिसर्च है ये सब, ऐसा हमने नहीं किया कि आपको कोई हम विदाउट रिसर्च बता रहे हैं। जो बच्चा 18 साल से 30 साल का है, वही बच्चा कानून तोड़ता है। मैंने उसकी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तभी उसको जोश है कुछ कर दिखने की। जब उसके पास एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि हमें कोई महिला नहीं मिलेगी शादी के लिए, वही लड़का जाकर कुछ ना कुछ छेड़खानी करता है, वही लड़का कानून तोड़ता है, खून करता है, ड्रग्स करता है, और आगे बढ़ के वो जाके कहीं टेररिस्ट भी बनता है, जिहादी भी बनता है। So this is a very important problem for the constitution to deal with. Polygamy, यानी एक आदमी 4-4 महिला को जो शादी करते हैं, ये बहुत ही डेंजरस है। और जब तक इसको हम इसका हल नहीं निकालेंगे, पीस नहीं होगी। और जब पीस नहीं है, तो काहे का इकोनॉमिक्स की बात होगी, काहे हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। But sir, certain religion allow you to marry, to have like 3 or 4 wives. That is what I'm saying. Certain religion. So the point is it pro-development? Is it in spirit with your development and economics? The time to ask these questions is now. अभी पूछना चाहिए हमें कि क्या कोई रिलीजन ये कह दिया कि एक आदमी 4-4 महिला के साथ शादी कर सकता है। तो मैं बोलता हूँ, इस देश में आपको खुलेआम में मैंने लिखा भी है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने 11 शादी की है, और हर एक मुसलमान ये चाहता है कि वो प्रॉफेट मोहम्मद जैसा जीवन जिए। कोई बात नहीं है मेरे लिए, मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है। बट हर एक हिंदू भी चाहता है कि हर एक हिंदू रामचंद्र मूर्ति जी का लाइफस्टाइल फॉलो करे, कि एक धर्म पत्नी रखे। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी ये बोलते चलेंगे कि हम 4-4 महिला को छोड़ दें एक आदमी के साथ? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो मौलिक आधार है, इज इट इनकम्पैटिबल विथ योर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज? तो उन 4 महिला की जो हालत है, और जो 3 आदमी जो है जिनके पास महिला नहीं मिलेंगे, उनका क्या मौलिक अधिकार है? उनकी क्यों नहीं मौलिक अधिकार बातें करें? तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम देता है, बट फ्रीडम भी देता है, इक्वालिटी भी देता है। Equality to marry. Marriage is your fundamental biological right. Correct. मैरिज जो करने के लिए अगर आप सारे लड़की को ले जाएंगे, तो कोई किसी के पास लड़की नहीं मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो लुकिंग एट यू एंड सेइंग दैट वी विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। You mean to say that, does your research support saying that there are shortage of like female for male happening right now? It has happened worldwide. It is not only in India. People have quoted, and that is how, see, polygamous societies are always
having this problem of men on the boil, and they try to attack other societies to get female. And this link between polygamous society and index of terrorist activity is perfectly correlated, or near perfectly correlated. Any studies or research to suggest that There correlation are. between terrorist activities and polygamy? There is. I have written about it in chapter 1. It is there. So there are enormous studies about this. So polygamy as an idea is anti-constitutional, anti-women, and also anti those men who are not able to get women for marriage. So coming to what you said a bit earlier, हम जो टैक्सेस देते हैं सरकार को, क्या हमको उसके रिटर्न में, बहुत कम लोग हैं जो उनके ऊपर टैक्स का सारा बर्डन पड़ा हुआ है, एंड वही लोग जितना टैक्स हमारा इस बजट में भी कुछ आया नहीं रिलीफ, तो ऑलवेज यू सी द मोर बर्डन, सरकार उन्हीं के ऊपर बर्डन और ज्यादा बढ़ाती जा रही है टैक्सेस का. तो हाउ टू ये जो इम्बैलेंस है इसको कैसे रेक्टिफाई करें? देखिए, सरकार को हम जब ये टैक्सेस की नीति बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने 15-20 दिन में ये एक ही सेंटेंस में लिख दिया आर्टिकल 265 कि स्टेट विल नॉट लेवी टैक्सेस विदाउट द प्रोविजन ऑफ लॉ. ओके, और इसको हमने 15 दिन में तय कर दिया कि सरकार के पास टैक्स करने की पूरी क्षमता हम सरकार को दे देंगे. और ये जो स्टेट गवर्नमेंट क्या टैक्स करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या टैक्स करेगा, और दोनों क्या टैक्स करेंगे, ये तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने सीधा चुन लिया. जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ये सोच नहीं हुई कि हम एक नई सरकार बना रहे हैं, एक नई ढांचा बना रहे हैं. तो हम सोचे कि हम क्या क्या सरकार करें, सरकार के लिए क्या पैसा कितना चाहिए, उसके लिए कितना टैक्स करें. हमने एक बना दिया कि सरकार कुछ भी कर सकती है. तो सरकार, ये किसने बोला हमको आज तक पता नहीं, लेकिन कोर्ट ने ये घोषणा कर दिया कि आवर्स इज अ वेलफेयर स्टेट. तो सरकार बस भी चला सकती है, होटल चला सकती है, प्लेन चला सकती है, सेलफोन चला सकती है, कई स्कूल चला सकती है, कई कॉलेज चला सकती है. तो सरकार का क्या बेसिक ड्यूटी क्या है, सरकार क्या चलाना चाहिए, उसके लिए कितना टैक्स लेना चाहिए, आज तक हमने सोचा भी नहीं. कुछ स्टेट में तो टैक्सी चलाती है सरकार, कुछ स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती है, कुछ स्टेट में सोच लिया नहीं टूरिज्म में हम जाएंगे, सो टूरिज्म में घुस गया. तो कहाँ गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए. आम आदमी को एक ड्यूटी भी है, आम आदमी का एक दायित्व बनता है अपने आप को संभाले. और ये मैं खुद नहीं कर रहा हूं, ये महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज में कहा गया है. महात्मा गांधी को 1948 में यूएनएचआरसी के जो चेयरमैन है, उन्होंने एक लेख लिखने के लिए बोला था कि ह्यूमन राइट्स पे आप लिख लीजिए. तो इन्होंने बोला कि मैं नहीं लिखूंगा, कि राइट्स की कोई चीज ही ऐसी नहीं होती है, ड्यूटीज होती है हमारे यहाँ. लेकिन आपको तो मालूम है 48 में उनका असैसिनेशन हो गया, कत्ल हो गया, और 50 तक जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, हमने महात्मा गांधी को भूल गए. और जब महात्मा गांधी को भूल गए, उनके साथ साथ उन्होंने जो कुछ भी बोला वो भी भूल गए. उन्होंने बोला कि राइट्स चीज कोई होती ही नहीं है, जो ड्यूटी बेस्ड होगी तभी आपको ये पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास कितने साधन होनी चाहिए, उस साधन को हम कैसे जोटे, और उसके लिए कितना टैक्स चाहिए. राइट. तो आपका ये जो चैप्टर है, टैक्सेस आर द प्राइस दैट वी पे फॉर आवर सिविलाइजेशन, डज इट डील विद दिस एस्पेक्ट ओनली? yes, very heavily on this particular thing, that जो ब्रिटिश सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम किया था, उसी को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं. हाँ, उस जमाने में ब्रिटिश के लिए हम भर रहे थे, आज हम भारत सरकार के लिए भर रहे हैं. लेकिन जो साधन है, सिस्टम जो है, इनकम टैक्स एक्ट जो है 1922 एक्ट से 1961 एक्ट बनी, या आपकी जितनी भी एक्साइज, कस्टम्स, या आज जो जीएसटी बोल रहे हैं, सब जो है, जो ब्रिटिश के जो आइडियाज थे, उसी पर ही आज भी चला रहे हैं. तो वी नीड टू लुक अफ्रेश. ए स्वतंत्र देश जो है,
75वीं साल में अगर हम एक नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखे कि सरकार की क्या दायित्व होगी, तो ये टोटली डिफरेंट होगी, भारतीय सभ्यता के आधार पर होगी। आज क्या है, आपका हक सरकार के हक, सरकार की हक क्या है, आप पे टैक्स करने का, और आपका हक क्या है, सरकार को ठोकने का। तो यही चल रहा है। तो ये परिभाषा हमको बदलनी चाहिए, जो डेफिनेशन ऑफ अ सिटीजनरी है उसको ही बदलना चाहिए। तो दूसरा एक चैप्टर है आपके बुक में बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज लाइक मार्केट एंड द गवर्नमेंट। तो मार्केट आई बिलीव आपने मार्केट प्लेस की बात की होगी, लेकिन मेरा सवाल स्टॉक मार्केट को लेके है। एक स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं कि इट इज लाइक हेडिंग नॉर्थ, व्हाइल द इकोनॉमी वी सी इज हेडिंग साउथ। तो दोनों में ये जो डाइवर्जेंस है, ये कहाँ से आ रहा है? सर, वर्ल्ड ओवर जब ट्रंप ने 2020 में आफ्टर कोविड हिट किया था, उन्होंने लिक्विडिटी बढ़ा दी, सबके जेब में 5,000 रुपया दिया। तो मानो कि आज आपके जेब में 100 रुपया है, मार्केट जाते हैं तो मार्केट में 2 किलो का टोमेटो है, तो आपके पास 100 रुपया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया टोमेटो पे 1 किलो खरीद के आ सकते हैं। सो इन्फ्लेशन उतना ही बढ़ेगा। लेकिन आज आपके जेब में 5,000 है और वो भी फ्री आ गया, कुछ काम किए बिना, तो आप टोमेटो वालों के पास जाते हो, बोलते हो भाई साहब कितना है, वो बोलता है कि 100 रुपया किलो। बोला ठीक है यार, दे दे, छुट्टा भी रख ले, क्योंकि आपको उसका वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू गिरता है। और जो टोमेटो का भाव बढ़ता है तो आपको इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन जोमेटो का शेयर की भाव बढ़ती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं, सेंसेक्स बढ़ गया। वित्त मंत्री से लेके सब कोई खुश है कि जोमेटो का शेयर बढ़ गया। जोमेटो का शेयर इसलिए बढ़ा क्योंकि अमेरिका से लेके इंडिया तक लिक्विडिटी बढ़ी है, सबके जेब में पैसा कहीं ना कहीं आया है और उसका पैसा का मूल्य गया है नीचे, और टोमेटो और जोमेटो शेयर का मूल्य ऊपर गया है। जब टोमेटो का प्राइस ऊपर जाता है तो आप इन्फ्लेशन बोलते हैं, और जोमेटो का ऊपर जब जाता है आप बोलते हैं इंडेक्स बढ़ गया, खूबी चल रही। दिस इज द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। बट सर, यूएस इकोनॉमी में हम मान सकते हैं कि वहां तो पैसे बांटे गए थे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में जो भी लिक्विडिटी मुहैया कराया गया है, इस थ्रू मैक्सिमम लोन रिलेटेड ये था, डायरेक्टली आपके जेब में ना देके इंडियन आपको बैंक इकोनॉमी के में थ्रू समझ क्रेडिट। गया, वहां का $1 ट्रिलियन, यहाँ का 20-25 बिलियन डॉलर भी आ गया ना, काफी आपका मार्केट। मैं ये नहीं करूंगी इंडियन इकोनॉमी से लिक्विडिटी आया, वहां का जो 1 ट्रिलियन यानी कि 1,000 बिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन इज समथिंग लाइक एक 7.5 लाख करोड़ कितना है, तो उन्होंने नहीं 75 लाख करोड़, 75 लाख करोड़ जो उन्होंने बांट दिया उधर, वहां से आपका 1-2 लाख करोड़ भी अंदर आ गया, तो आपका स्टॉक मार्केट उड़ गया, बस और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यहाँ की लिक्विडिटी हुई है, तो इसलिए मेरे पास, मेरे जेब और आपके जेब में पैसा नहीं है, ये गलत फहमी ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी सरकार ने 5,000 दिया, वहां के सरकार ने $5,000 दे दिया, हमारी सरकार ने कुछ नहीं दी, वहां की सरकार ने दी, और वहां से वर्ल्ड लिक्विडिटी ज्यादा हुआ, वर्ल्ड लिक्विडिटी से यहाँ के स्टॉक बाजार में आकर पैसा गिर गया, इसलिए स्टॉक बढ़ रही है। तो यहाँ के भी तो सरकार बोलती है कि हमने 6 लाख करोड़ का पैकेज दिया, आत्मनिर्भर पैकेज दिया, पैकेज पे पैकेज फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, तो वो पैसा कहाँ गया? ठीक है, छोड़िए, हम देख रहे हैं, खोज रहे हैं उसकी। You also speak about this savings and consumption. So how to strike a Yes, balance between saving and consumption? yes. इसके बारे में कैसे बैलेंस रिटेन करेंगे? सर, हर एक माँ के पास एक दुविधा होती है कि आज मेरे हाथ में 100 रुपया है, बच्चा बोलता है कि मुझे एक खिलौना खिला दो, बैट दे दो, बॉल दे दो, या बचत करके उसकी पढ़ाई के लिए हर एक माँ की एक ख्वाब है कि उनका जो बच्चा है वो कहीं डॉक्टर बन जाए, कहीं बड़ा एक इंजीनियर बन जाए, कुछ वकील बन जाए, बड़े एक आपने एक ख्वाब। तो माँ के पास एक बड़ी दुविधा होती है कि 100 रुपया आज ही उसके हाथ में दे दें, क्योंकि बच्चा को ये समझ में नहीं आती है कि आज ये 100 रुपया लेकर गेंद खरीदे या बैट खरीदे, या 100 रुपया माँ एक फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा देगी और उसके बाद 6 साल के बाद 10 साल के बाद दुगनी हो जाएगी। तो दिस मैटर
कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय द फैमिली. माँ और पिताजी इसको तय कर सकते हैं, सरकार का कोई जॉइंट सेक्रेटरी नहीं कर सकता. जी. तो सर this is very important and only family can decide. Why family? These are the important things I have listed. कि आज कंज्यूम करें या कल कंज्यूम करें. अगर कल कंज्यूम करें तो आज बचत करें. तो इसका निर्णय सिर्फ फैमिली ले सकते हैं. करेक्ट. बहुत अच्छी तरह से समझाया सर आपने. और इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए, हाउ डू यू रिलेट और स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन? अभी इंडिया इनके पास ये चैलेंज है जैसे कि बहुत कंजम्पशन नहीं है, डिमांड नहीं है, सो यू नो व्हाई टू प्रोड्यूस. द प्राइवेट मनी इज नॉट कमिंग इन, प्राइवेट निवेश नहीं आ रहा है. अच्छा, आपने लक्ष्मी जी का मूर्ति देखा है? जी. लक्ष्मी जी का मूर्ति 4 हाथों से होती है. मैं उसको प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट ये बताता हूं. लक्ष्मी जी ऐसी जो एक मूर्ति है जिसके 4 भुजाएं होती है. तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट ये चारों के बीच में एक इम्बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाती है. Every economy has this problem. America is called a consumption oriented economy. China is called a production investment oriented economy. इंडिया ऐसी एक इकोनॉमी है जो आप प्रोडक्शन भी नहीं बोल सकते हैं, कंजम्पशन भी नहीं बोल सकते हैं, जो सेविंग्स भी. इफ यू से इंडिया इज अ सेविंग्स इकोनॉमी, वी आर अराउंड 30% सेविंग्स रेट कंपेयर टू जीडीपी. अमेरिका का बहुत ही कम है, शायद नेगेटिव है. चाइना का 45-50 है. चाइना से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कंजम्पशन है. अमेरिका से अगर आप कंपेयर करोगे तो वी आर अ सेविंग्स इकोनॉमी. तो कहने का मतलब है हाउ डज दिस हैपन, दिस बैलेंस हैपन? दिस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय फैमिली. फैमिली ये तय करेगा कि आप गाड़ी लेंगे, फैमिली ये तय करेगा कि आप घर लेंगे, फैमिली ये तय करता है कि आप नहीं आज जाकर होटल में खाएंगे, फैमिली ये तय करेगा कि आप खुद का एक कारखाना खड़ा करवाएंगे. फैमिली इज डिटरमाइनिंग ऑल दीज थिंग्स. नो, अगर फैमिली से आपको अलग किया जाएगा, अगर आपके पास ऐसा आप एक विचार रख लीजिए कि आपके कोई फैमिली का नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप क्या करेंगे? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी कि रोज मौज मस्ती, दिन दहाड़े खाना पीना, फैमिली है, फैमिली नहीं है, कंजम्पशन बिंज में है, कंजम्पशन हो रही है. तो इसको अगर कोई बैलेंस कर सकता है तो वह फैमिली है. So all these questions are very important, but I have tried to answer it in a way that I have compared various economies, and I have also said how personal experience. अगर कोई भारतीय इसको पढ़ेगा उसको समझ में आएगा उसकी माँ ने क्या किया है, उसके पिताजी ने क्या किया है, वह क्या कर रहा है. तो then you will understand इस दुविधा और विडंबना से आप कैसे आप हल निकालते हैं. So it is a good convergence of macro and micro economy. Yes, that interlink is only family. Right. Convergence of macro and micro can happen only through family, and family which is rooted to culture and civilization. सर, आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. काफी कुछ जाना हमने आपके बुक के बारे में, और हम दर्शकों को भी जरूर बोलेंगे कि आप ये किताब जरूर से पढ़ें. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. हम भी ये चाहते हैं कि इसका एक हिंदी में अनुवाद हो. हम चेष्टा कर रहे हैं, अगर हो सकती है तो हम हिंदी में भी इसकी विमोचन की सोचेंगे. बहुत अच्छा रहेगा सर. It will reach appeal the masses and हाँ, हम हिंदी में भी इसकी अनुवाद की कोई अच्छा हिंदी में लिखने वाला हो तो हम कर देंगे सर, जरूर करेंगे. Thank you, sir. Wish you all the best. Thank you. It was nice talking to you, and thank you for your time.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।